हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। फाइनली लद्दाख सीरीज हो चुका है दी एंड, और आप लोगों का इतना धांसू रिस्पांस मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लद्दाख सीरीज मेरे यूट्यूब के करियर में सबसे पहला सीरीज था जिसमें मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है और इसका क्रेडिट जाता है आप लोगों को। अब जाते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, कल मेरे साथ क्या हुआ। आज का डेट है 5 ऑफ जुलाई, तो हम बात करेंगे 4 जुलाई की। तो कल ऐसा सीन हो गया कि मेरा एक हैबिट है, मैं हर इवनिंग को है ना मैं जाता हूँ साइकिलिंग करने के लिए। तो सीन ऐसा हो गया कि कल बहुत हैवी बारिश हो रहा था, फिर भी मैंने उस चीज को इग्नोर करते हुए मैं गया साइकिलिंग के लिए। तो मेरे घर के सामने एक हिल है जहाँ पे मैं रेगुलरली जाता रहता हूँ साइकिलिंग करने के लिए। तो साइकिलिंग के लिए जब मैं गया तो अब फिर जाते टाइम तो ठीक था, लेकिन जब मैं डाउनहिल जब भी आ रहा था तो एक गड्ढे पे साइकिल का आगे का चक्का जो है वो फंस गया और मैं गिर गया। तो गिरा तो मैं इसी हाथ से गिर गया और मुझे लग गए 4 टाका। बहुत ज्यादा फट गया है हाथ यहाँ से, तो 4 स्टिचेस लगे हैं और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अराउंड 1 वीक का टाइम लगेगा ये रिकवर होने के लिए। तो पहले बता देता हूँ, नेक्स्ट ट्रिप में जो प्लान कर रहा हूँ, लॉन्ग राइड जो मैं प्लान करने वाला हूँ, वो ये रिकवरी के बाद 1 हफ्ते का टाइम लगेगा मुझे लगभग। कल मेरे लाइफ में एक गुड न्यूज भी आया और गुड न्यूज ये था कि फाइनली मेरे यूट्यूब चैनल ने हिट कर दिया है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो कल ही रात को अराउंड 9:30-10 बजे मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया एंड द क्रेडिट गोज टू यू गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए मुझे लगे अराउंड 13 महीने का कंटिन्यूअस वर्क, लगभग 1 साल के ऊपर मुझे काम करना पड़ा ये 1000 सब्सक्राइबर्स को ऑर्गेनिकली अचीव करने के लिए। क्रेडिट आप लोगों को जाता है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इनकेस अगर आप अपना लद्दाख राइड प्लान कर रहे हो 2022 में, या अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हो लद्दाख राइड, तो भी वीडियो को पूरा देखना। मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में कुछ लोगों ने मैसेज किया था और यूट्यूब में कमेंट्स भी आया था। स्पेशली रियाज भाई, आपका सबसे पहले रिक्वेस्ट आया था आज का वीडियो बनाने के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके लद्दाख राइड में। तो सबसे पहले लद्दाख राइड के हम बात करेंगे कि मैंने कौन सा रूट फॉलो किया। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम नेरुल नवी मुंबई। मैं नेरुल नवी मुंबई में रहता हूँ और मैं निकला लद्दाख की तरफ। सो सबसे पहला दिन जो मैंने स्टॉप लिया था दैट वाज बिछीवाड़ा। बिछीवाड़ा जो है ये उदयपुर से अराउंड 100 किलोमीटर पहले पड़ता है और बिछीवाड़ा का जो डिस्टेंस है नवी मुंबई से ये है अराउंड 650 किलोमीटर। सो पहले दिन मैंने 650 किलोमीटर का राइड किया। डे 2 की बात करते हैं। डे 2 में आई स्टार्टेड फ्रॉम बिछीवाड़ा एंड मैंने ट्रेवल किया अराउंड 600 किलोमीटर और मैं पहुंचा पावटा। पावटा की बात करें तो पावटा जो है ये राजस्थान में ही लोकेटेड है, जयपुर से नजदीकी ये लोकेशन है। अराउंड 150-200 किलोमीटर दिल्ली से पहले पड़ता है ये लोकेशन। अब बात करते हैं डे 3 की। सो थर्ड डे मैं निकला पावटा से एंड आई रीच्ड पठानकोट। पावटा से पठानकोट का जो डिस्टेंस है ये है अराउंड 650 किलोमीटर। बहुत ही स्मूथ और इजी राइड है, हाईवे टू हाईवे राइड है, तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो इनकेस अगर आप ये वाला रूट फॉलो कर रहे हो तो। पठानकोट पहुंचने के बाद मैंने बाइक का छोटा मोटा सर्विसिंग का काम कर लिया था। मैंने आगे का टायर चेंज करवाया था। अगर आपने मेरा व्लॉग फॉलो किया तो आपने देखा होगा मैंने पठानकोट में टायर चेंज करवा लिया था और मैंने इंजन ऑयल भी ड्रेन आउट करके मैंने चेंज करवा लिया था कि मैंने सोचा था कि लद्दाख जब भी मैं चढ़ना चालू करूंगा तो मैं फ्रेश इंजन ऑयल के साथ चालू करूंगा। सो फर्स्ट हाफ जो था वो पठानकोट में मैंने बाइक को सर्विसिंग के लिए टाइम स्पेंड किया था और मैंने बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट दे दिया था। एंड सेकेंड हाफ जो है आई स्टार्टेड फ्रॉम पठानकोट और मैं श्रीनगर पहुंच गया। लेकिन आप लोगों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। इसका रीजन ये कि अगर आप पठानकोट से लेट निकलोगे तो श्रीनगर आप लेट पहुंचोगे और जम्मू का जो हाईवे है वो बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप पठानकोट से श्रीनगर की तरफ निकल रहे हो तो जल्दी से जल्दी राइड स्टार्ट करो, क्योंकि बीच का जो पैच है ना जो ऑफ रोड का, ये लगभग 100 किलोमीटर का पैच है। पूरा पहाड़ में जो है वो रोड का काम चल रहा है, तो जितना आप लेट करोगे उतना आपको कंटेनर और ट्रेलर फेस करना पड़ेगा उस हाईवे में। और उस लोकेशन में लेट राइड करना मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूंगा जल्दी से जल्दी आप राइड स्टार्ट कर लो। तो मुझे लग गए अराउंड 4 दिन नवी मुंबई से श्रीनगर पहुंचने के लिए और श्रीनगर जाके मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं 2 दिन का रेस्ट लूंगा। एक्चुअली मेरा प्लान था नहीं, मैंने सोचा था कि श्रीनगर में मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकल जाऊंगा, बट मैं वहां पे जाके मैंने सोचा कि बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे देता हूं। सो श्रीनगर में मैंने लोकल साइट सीइंग कर ली। श्रीनगर में लोकल साइट सीइंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इनकेस अगर आप श्रीनगर घूमते हुए लद्दाख जाना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। डल लेक का मेन मार्केट हो गया, शिकारा राइड हो गया, हजरत बल दरगाह हो गया, गुरुद्वारा छठी बादशाही हो गई। सो बहुत सारे लोकेशन है श्रीनगर में, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर
आप लद्दाख जा रहे हो तो 2 दिन का टाइम दे दो श्रीनगर में, श्रीनगर को एक्सप्लोर करके फिर आप निकल जाओ लद्दाख की तरफ। श्रीनगर में 1 दिन साइट सीइंग करने के बाद मैं निकला द्रास की तरफ, और द्रास में रुकने का रीजन मैं बता देता हूँ। यूजुअली बहुत सारे राइडर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम श्रीनगर और वो डायरेक्ट चले जाते हैं कारगिल, बट आई डिसाइडेड कि मैं द्रास में रहूंगा, और द्रास में रुकने का मैं रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन है कि द्रास में आपको कारगिल वॉर मेमोरियल मिलेगा। उसका नाम है कारगिल वॉर मेमोरियल, बट इट इज लोकेटेड इन द्रास, तो आपको कारगिल तक जाने का जरूरत नहीं है। सो इन केस अगर आप कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करना चाहते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप द्रास में स्टे करो। द्रास में भी आपको बहुत सारे अकोमोडेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। और दूसरा रीजन मेरा द्रास में स्टे था कि आई विजिटेड द कोल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ विच इज मस्जिद जफरिया। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है एंड इट इज द कोल्डेस्ट मॉस्क, दुनिया का सबसे ठंडा मस्जिद है मस्जिद जफरिया। सो ये 2 रीजन की वजह से आई डिसाइडेड कि मैं द्रास में हॉल्ट करूंगा। तो द्रास में हॉल्ट करने के बाद नेक्स्ट डे मैं निकल गया था आर्यन विलेज के लिए। सो इनकेस अगर आपको आर्यन विलेज का लोकेशन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लद्दाख में एक आर्यन विलेज पड़ता है। आर्यन वैली में आपको 3 से 4 विलेजेस मिल जाएंगे। एक दा विलेज हो गया, हानू विलेज हो गया, गारकोन हो गया। सो आई डिसाइडेड कि मैं गारकोन में स्टे करूंगा। सो द्रास से निकल के मैं गया था गारकोन स्टे करने के लिए टू एक्सप्लोर द आर्यन विलेज। इनकेस अगर आप द्रास से आर्यन वैली जाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आर्यन वैली जाने का 3 रूट है द्रास से। आपको कारगिल से आपको 3 रास्ता कटने वाला है। जो सबसे पहला रास्ता है दैट इज वाया बटालिक एरिया। सो द्रास से अगर आप बटालिक वाला रूट पकड़ते हो आर्यन वैली के लिए, सो ये आपको लगभग 115 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। दूसरा रूट जो जाता है द्रास से वो है वाया चिकतान। तो आप चिकतान होते हुए आप गारकोन जा सकते हो या कोई भी आर्यन विलेज आप जा सकते हो। सो वाया चिकतान जो आपको द्रास से आर्यन वैली का जो डिस्टेंस पड़ेगा ये अराउंड 150 किलोमीटर पड़ेगा। और मैंने जो रूट लिया था ये वाया चिकतान वाला ही रूट लिया था। हर एक रूट का एक अपना खासियत है। सो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कौन सा रूट फॉलो करना चाहते हो। मैंने वाया चिकतान वाला रूट लिया था फॉर योर इंफॉर्मेशन। तीसरे रूट की बात करते हैं जो है वाया अचीना थांग, और इसका डिस्टेंस द्रास से पड़ जाएगा आपको अराउंड 250 किलोमीटर। ये सबसे लंबा रूट है द्रास से आर्यन वैली जाने के लिए। तो मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको कौन सा रूट लेना है। हर एक रूट में आपको एक अच्छा नजारा देखने के लिए मिलेगा, इसका गारंटी है। आर्यन वैली में एक इवनिंग स्पेंड करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं अभी निकल जाऊंगा लेह की तरफ। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम आर्यन वैली और मैं पहुंचा लेह। लेकिन जब आप आर्यन वैली से लेह की तरफ आओगे तो आपको बहुत सारे साइट सीइंग मिल जाएंगे। अ फ्यू ऑफ देम आर संगम पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया आपका गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और एक हो गया मैग्नेटिक हिल। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट मैग्नेटिक हिल। तो ये कुछ साइट सीइंग आपको मिलेगी जब आप गारकोन से लेह की तरफ आओगे। फाइनली हम आ गए सबसे बड़े शहर में लद्दाख रीजन में, दैट इज लेह। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे ही मैं लेह पहुंच गया ना, मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि भाई सांस फूलने वाला है, क्योंकि पूरे लद्दाख राइड में लेह वाज द फर्स्ट लोकेशन जहां पे मेरी सांसें फूल रही थी। सो मैं समझ गया था कि भाई इधर अपने आप को 2 दिन टाइम दे देते हैं, थोड़ा एक्लिमेटाइज हो जाते हैं अपन एटमॉस्फेयर को, और फिर हम अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप हायर एलिवेशन में जाते हो ना तब बहुत ज्यादा चांसेस होता है एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होने का। इन केस अगर आपको एएमएस का साइड इफेक्ट नहीं पता है तो आप मेरा लद्दाख का खारडुंगला वाला एपिसोड देख लेना। वहां पे आपको एक एएमएस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैंने शो किया था मैंने उस एपिसोड में। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं लेह में 2 दिन रुकूंगा, और लेह में जब मैं रुका था तब मैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब विजिट किया था, और मैं लेह का जो मेन मार्केट एरिया था वो मैं घूम रहा था। मैंने ज्यादा साइट सीइंग किया नहीं लेह में, क्योंकि मैं लेह में ना जस्ट एक रिलैक्स कर रहा था, मैं अपने आप को रेस्ट दे रहा था लेह में। बट आई वॉज एंजॉइंग टू रिलैक्स इन लेह। लेह में आराम करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज वाली चीजें हैं ना ये लेह में बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस में अवेलेबल है। तो लेह का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो 2 दिन मैं लेह में रुका था। इनकेस अगर आप रेस्ट नहीं करने चाहते हो लेह पे तो आप बहुत सारे साइट सीइंग कर सकते हो। काली माता का मंदिर है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, लेह पैलेस है, तो बहुत सारे लोकल साइट सीइंग ऑप्शंस अवेलेबल है लेह में। तो आप लेह में आप बोर नहीं होंगे। लेह में 2 दिन का रेस्ट लेने के बाद आई डिसाइडेड आई विल मूव टुवर्ड्स नुब्रा वैली। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम लेह वाया खारडुंगला होते हुए मैंने स्टॉप लिया था हुंदर में। सो इनकेस अगर आपको नहीं पता तो हुंदर इज वन ऑफ द रेयर लोकेशन जहां पे डबल हम्प कैमल मिलते हैं। मैंने डबल हम्प कैमल राइड का भी व्लॉग बनाया है मैंने। सो इनकेस अगर आपने नहीं दिखाया तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। सो हुंदर एक्सप्लोर करने के बाद आई डिसाइडेड आई विल गो टुवर्ड्स
इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो कि लोकेटेड है तुर्तुक में। सो द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड फ्रॉम हुंदर से मैं निकला तुर्तुक की तरफ। ये बहुत ही शॉर्ट राइड था बट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल राइड। 80 किलोमीटर का राइड है। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इनकेस अगर आप हुंदर से तुर्तुक जाने का प्लान कर रहे हो ना, तो आप बहुत ही सुकून से जाना। बहुत ही ब्यूटीफुल राइड है। 80 किलोमीटर का है लेकिन बहुत कुछ है देखने के लिए। सो मैं गया हुंदर से तुर्तुक और मैंने एक नाइट स्टे किया तुर्तुक में। अगला मॉर्निंग मैं गया इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर विजिट करने के लिए, जो वहां से अराउंड 7 किलोमीटर पे लोकेटेड है। विलेज का नाम है थांग। सो मैंने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर का साइट सीइंग करके आई डिसाइडेड टू लीव टुवर्ड्स पैंगोंग। So the very next day I started my journey from तुर्तुक और मैं पहुंचा पैंगोंग। So I would highly recommend कि आप जब भी इस लोकेशन में जा रहे हो तो आप अपनी जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि मैं जब भी पैंगोंग पहुंचा था तभी रात हो चुका था। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है तो मैं रात को अराउंड 9 साढ़े 9 बजे तक मैं पैंगोंग लेक पहुंचा था। रास्ता बहुत ही खराब था और रात का राइड है ना, मैं एडवाइस नहीं करूंगा स्पेशली सोलो। मैंने कैसे कैसे तो कर लिया क्योंकि अपनी आदत खराब है। हर जगह हम है ना लेट ही निकलते हैं, सुधरेंगे नहीं हम। पैंगोंग में एक नाइट स्पेंड करने के बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग आई लेफ्ट फॉर हानले। अगर पूरे लद्दाख राइड की अगर बात की जाए, सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट लोकेशन अगर मुझे कोई लगा है दैट वाज फ्रॉम पैंगोंग टू हानले। ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट राइड था और लद्दाख में मैं इसको सबसे टॉप में रखूंगा। इनकेस इंशाल्लाह अगर मैं अगले साल लद्दाख अगर मैं जाने का प्लान करूंगा ना, तो मैं इस लोकेशन में वापस जाऊंगा। पैंगोंग टू हानले, द बेस्ट राइड ऑफ माय लाइफ। तो अगर आप हानले जाने का प्लान कर रहे हो तो आप पैंगोंग से नेक्स्ट मॉर्निंग निकल सकते हो हानले के लिए। फिर मैं पहुंचा हानले और हानले में मैंने एक होम स्टे लिया और मैं रात को रुक गया। The next day I left for the highest motorable road in the world, that is the उमलिंगला पास। बहुत ही धांसू एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ का। मैं AMS से अगर हिट हुआ हूं तो वो उमलिंगला पास में हिट हुआ हूं। बहुत ही बुरा हिट हुआ था। लाइफ में पहली बार मैंने AMS को फील किया था। रियली बहुत बुरा लगता है जब AMS से हिट होते हो तो हानले से मैं निकला उमलिंगला पास के लिए और उमलिंगला करके मैं वापस आ गया हानले और मैं उसी होम स्टे में वापस रुका। ये सेकंड लोकेशन था मेरे राइड पे जहां पे मैंने 2 नाइट निकाले थे। पहला 2 नाइट जो मैंने निकाला था दैट वाज श्रीनगर और दूसरा जो लोकेशन था दैट वाज हानले। हानले में 2 नाइट आपको मिनिमम निकालना पड़ेगा अगर आप उमलिंगला प्लान कर रहे हो। एक नाइट तो आप राइड करके पैंगोंग से हानले आओगे और हानले में रेस्ट करोगे और नेक्स्ट डे निकल जाओगे उमलिंगला के लिए। उमलिंगला करके वापस आप हानले में स्टे कर लो। मैंने भी यही किया था। पैंगोंग टू हानले का जो डिस्टेंस है ये है अराउंड 300 से 350 किलोमीटर, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल राइड है। अगर कभी लद्दाख जा रहे हो ना तो ये रूट को एक्सपीरियंस जरूर करना। और नेक्स्ट डे मैं हानले से निकला और हानले से मैं निकल के आई रीच्ड सालचू। हानले से जो सालचू का जो रास्ता है ना ये बहुत ही खराब है, तो कभी भी आप हानले से निकल रहे हो टुवर्ड्स सालचू तो आप कभी भी अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट करो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग मिलेगा यहाँ पे। हानले से सालचू का जो डिस्टेंस है ये है अराउंड 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। सालचू में एक नाइट हॉल्ट लेने के बाद नेक्स्ट डे आई लेफ्ट फॉर मनाली। सालचू से जो मनाली का डिस्टेंस है ये है अराउंड 200 किलोमीटर। मनाली पहुंचने के बाद मनाली में आपको बहुत सारे लोकल साइट सीइंग मिल जाएंगे। बहुत ही कमर्शियली डेवलप्ड है मनाली में, तो इतना तकलीफ होगा नहीं आपको। लोकल मनाली साइट सीइंग में बहुत सारे ऑप्शन है। आप जैसे ही मॉल रोड मनाली पहुंच जाओगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे मनाली एक्सप्लोर करने के लिए। और मनाली से मैं फिर निकल के डायरेक्टली नवी मुंबई आ गया। इसमें मैंने हॉल्ट कहाँ भी नहीं लिया। आई कंप्लीटेड दिस राइड फ्रॉम मनाली टू नवी मुंबई स्ट्रेट विदाउट स्लीप। मैंने बिना सोए हुए ये 1950 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर लिया सेफली। सो टोटल नंबर ऑफ डेज जो मुझे लगा ये पूरा राइड को कंप्लीट करने के लिए दैट वाज 22 डेज। और इन 22 डेज में मैंने अराउंड 6200 किलोमीटर मेरी बाइक चला ली। और अब हम बात करेंगे कि ये पूरा सर्किट पूरा करने के लिए मेरा फ्यूल का एक्सपेंस कितना आया। सो अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर रहे हो तो वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कितना फ्यूल कॉस्ट लगा था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टोटल फ्यूल का जो एक्सपेंस मुझे आया दैट वाज 22,654 रुपीज। और मैंने टोटल 21 टाइम्स रिफ्यूलिंग किया। इसमें मैंने एक ही बार जो है ब्लैक में फ्यूल लिया था दैट वाज फ्रॉम सोकर विलेज। जब भी मैं हानले से सालचू की तरफ आ रहा था तभी मैंने एक बार ब्लैक में फ्यूल लिया था। अराउंड 6 लीटर फ्यूल लिया था मैंने। तो जब भी आप ब्लैक में फ्यूल लेते हो ना तो मार्केट वैल्यू से अराउंड 50 to 60 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि लद्दाख ट्रिप का टोटल एक्सपेंस कितना होता है। तो देखो बॉस, लद्दाख ट्रिप का जो एक्सपेंस होता है ना ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। हर एक लोगों का ना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है और उस हिसाब से लद्दाख का जो एक्सपेंस है ये डिसाइड होता है। मैं अपना केस बता देता हूँ। अगर मेरा लद्दाख सीरीज आपने फॉलो किया तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि मैं एक अराउंड एवरेज होटल में स्टे करता हूँ और खाना भी जो होता है वो मेरा साधारण वेजिटेरियन खाना होता है जब तक मजबूरी ना हो नॉनवेज खाने का। तो मेरा जो अकोमोडेशन का फंडा ये है ना, मैं कभी भी
कोई भी रोड ट्रिप में जाता हूँ ना, तो मेरा अकोमोडेशन का एक बजट होता है और मैं इसी बजट में जाता हूँ। इसके ना मैं नीचे जाता हूँ ना इसके ऊपर जाता हूँ। सो मेरा जो मिनिमम जो स्टार्ट होता है दैट इज 600 रुपीज, 600 रुपीज से मैक्सिमम 1000 रुपीज मैं स्पेंड करता हूँ अकोमोडेशन के ऊपर। इसके ऊपर मैं स्पेंड नहीं करता हूँ अनलेस एंड अनटिल मेरी मजबूरी हो। लेकिन इस लद्दाख राइड में मुझे हर एक लोकेशन में 600 से 1000 रुपीज के रेंज में मुझे अकोमोडेशन मिल गया। अगर फूड एक्सपेंसेस की बात करें तो मैं किसी भी राइड में जाता हूँ तो मैं बहुत ही साधारण खाना खाना प्रेफर करता हूँ, और मेरे हिसाब से इस लद्दाख राइड में इजीली आपको 100 रुपए से 150 रुपए में अच्छा खाना मिल जाएगा। अच्छा पेट भर के आप खाना खा सकते हो। तो मेरा जो खाने का जो बजट होता है ना पर डे, ये 500 रुपीज होता है, और इस 500 रुपीज में मेरा पानी, चाय और 3 टाइम का खाना आराम से हो जाता है। तो पर्सनली जो मेरा कैलकुलेशन होता है वो 500 रुपीज पर डे खाने का होता है, और 600 से 1000 रुपए जो है अकोमोडेशन का होता है। फूड, अकोमोडेशन और फ्यूल कॉस्ट के बाद एक चौथा एक्सपेंस भी होता है, ये होता है मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे आपका बाइक से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंस होता है आपका, या फिर अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं जब उंदर गया था तो मैंने कैमल सफारी किया था, वहां पे एटीवी राइड्स भी होता है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। सो इनकेस अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहते हो या बाइक का एक्सपेंस के लिए मैं 5000 रुपीज एक्स्ट्रा रखता हूँ। तो इन शॉर्ट मैं बताऊं तो 22 डेज का राइड में मेरा जो लद्दाख में जो टोटल एक्सपेंस हुआ ये अराउंड 65,000 रुपीज हुआ है। ये 65,000 में सब कुछ इंक्लूडेड है, मेरा बाइक का खर्चे से लेके मेरा खाना पीना रहना फ्यूल सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज इंक्लूड नहीं किया है, लद्दाख राइड कंप्लीट करने के वापस आने के बाद जो गाड़ी का जो खर्चा होता है ये इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। ये सिर्फ आपका लद्दाख ट्रिप का होल एंड सोल खर्चा है। सोलो मुझे 65,000 रुपीज में पड़ गया ये राइड। सो इसी नोट पे मैं वीडियो को करूंगा दी एंड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन दिस इज शाबाश खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।